मैं ज्योति निशा। आज चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने करसाली चौक, आईटी पार्क सहित कई जगहों पर स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनते हुए कहा कि जनता की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन को प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने नियमित रूप से नालियों की सफाई करने और जल भराव वाले क्षेत्रों में ड्रेनेज की समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतते हुए चेतावनी बोर्ड भी लगाए जाएं। कि जगह जगह इस समय मानसून का सीजन है, अनेक स्थान पर जल भराव हो जाता है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, पुल हमारे पुश्ते ये नुकसान हो जाता है। उसी सबको देखने के लिए आया हूं, लोगों से जो बातें हुई। उत्तराखंड के कड़कड़ में देवी देवता वास करते हैं, लेकिन यहां कुछ लोग साधु संतों का भेष धारण कर सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जिससे लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। जिसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस तरह के फर्जी भेषधारियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सीएम धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुंचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा और जो भी इसमें अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए कंबल, दरी, किचन का जरूरी सामान भिजवाया है। राज्यपाल ने रेड क्रॉस सोसाइटी के इस कार्यों की सराहना की, साथ ही रेड क्रॉस समिति से जुड़े युवाओं से बातचीत कर उनका हौसला भी बढ़ाया। बहुत सौभाग्य का दिन और बहुत एक गर्व सा हो रहा है कि रेड क्रॉस न्यू दिल्ली महामहिम राष्ट्रपति जी के आशीर्वाद से ये जो सामग्री यहां पर आई है और उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट्स में जा रही है, अपने आप में एक बहुत उच्च स्तरीय मानवीय सेवा है। ये मानसून के टाइम के ऊपर में चैलेंज रहता है और हिमालयस के अंदर में स्पेशली एक खास तौर पर होता है, लेकिन ये भावना कि हम किस प्रकार से बढ़ चढ़कर हम अपने समाज की सेवा करें, ये भावना और प्रेरणा सचमुच एक बहुत सुंदर है। इसके अंदर में जो सामग्री आज जा रहे हैं, ये अवश्य है कि ये किसी जरूरतमंद को मदद करने वाला है। खबर काशीपुर से है, जहां फैक्ट्री परिसर में जोरदार धमाके के साथ हाइड्रोजन सिलेंडर फट गया। इस भीषण विस्फोटक की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी गई, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट होते ही फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारियों में चीख पुकार मच गया। हादसे के तुरंत बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने सभी कर्मचारियों को छुट्टी देकर बसों से बाहर भेज दिया और पूरे परिसर को सील कर दिया गया। बताया जा रहा है कि हादसे में एक की मौत हो गई है और 10 लोग घायल हैं। वहीं घटना के बाद अस्पताल में भर्ती घायल से कुमाऊं कमिश्नर मिलने पहुंचे। कमिश्नर ने कहा कि सीएम धामी ने घायलों को उचित इलाज के निर्देश दिए हैं।
हाइड्रोजन के वहाँ पे सिलेंडर्स थे, जिसमें से एक पर्टिकुलर सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट की वजह से एक तो डेथ हो चुकी है और 10 लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनका वर्तमान में अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें हमारे सीएमओ भी हैं, बाकी डॉक्टर्स की टीम भी, प्रशासन यहाँ पे है जो उनकी देखरेख कर रहा है। और ये भी सीएम साहब की ओर से निर्देश है, किसी को अगर आवश्यकता हो इवैक्यूएट करने की वो भी हम करेंगे, हायर सेंटर कहीं भिजवाना हो, लेकिन फिलहाल क्योंकि उनको हम स्टेबलाइज करना चाहते हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने आने वाले सत्र को लेकर बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधानसभा को पूरी तरह से पेपरलेस बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। हालांकि ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तभी सभी को समय मिल सके तकनीक को समझने का और उसे अपनाने का। ऐसा ये धीरे धीरे होगा। पेपरलेस हम बिल्कुल प्रयासरत हैं और होना भी चाहिए। अगर हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहते हैं, अपने कार्बन फुटप्रिंट्स कम करना चाहते हैं, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पेपरलेस की ओर बढ़ें। आसान भी है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बटन से के दबाने से आपको फटाफट अपने सवाल भी दिख जाएंगे, जवाब भी दिख जाएंगे। तो इसको धीरे धीरे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इसको पेपरलेस करें। तुरंत तो नहीं होगा। गदरपुर में विधायक अरविंद पांडे के कैंप कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक बैठक का आयोजन किया। तो वहीं इस बैठक में पंचायत चुनाव पर चर्चा की गई। साथ ही पंचायत चुनाव में जीत हासिल करने के लिए आगे की रणनीति बनाई गई। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों को देखते हुए पंचायत चुनाव में लोग बीजेपी के उम्मीदवारों को भारी मतों के साथ जिताने जा रहे हैं। कई बार जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रारंभ हो चुका है, इस कड़ी में गांव की जनता ने गांव की सरकार बनानी है। मैं आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि गांव का चाहे सभापति हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, अगर जो इन गांव की सरकार में अच्छे लोग चुन के आएंगे तो निश्चित ही आम जनता का हित होगा। गलत लोग चुन के आएंगे तो कहीं न कहीं किसी को जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए छोटे मोटे कागज जो तस्दीक होने होते हैं, आम जनता को दिक्कतें आती हैं। फिर वो आम जनता जो गांव में जिसकी समस्या का समाधान हो सकता है, वो विधायक के पीछे, सांसद के पीछे भागते हैं। लोग ये जनता का कहीं न कहीं नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से मैं आम जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि सोच समझकर अच्छे प्रत्याशी का चयन करें और अपना वोटों का इस्तेमाल 100% करें। तो आप लोगों से इतना निवेदन है कि कई लोग और भी आएंगे, कम चाहिए, सभी प्रमुख लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दल अपने अपने समर्थक उम्मीदवारों के पक्ष में वोट कराने के लिए जुट गए हैं। नामांकन और प्रचार के बीच में आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चरम पर है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पहले तो चुनाव करवाना ही नहीं चाहती थी और अब चुनाव को प्रभावित करने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। चुनाव आयोग भी सरकार के दबाव में आकर काम कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि पहले कांग्रेस ने सरकार को चुनाव करवाने के लिए कहा, जैसे ही सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की, कांग्रेस के लोग कोर्ट चले गए। पार्टी फूल जलूल अनर्गल बातें उनके प्रवक्ता, उनके नेता कर रहे हैं। अरे भैया, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति तो करेगी। अब भाजपा ये आरोप लगा रही है साहब कांग्रेस राजनीति कर रही, तो क्या ढोलक चिमटा बजावें? कीर्तन मंडली है क्या?
ढोलक चिमटा बजाने का काम तो बीजेपी वालों का है, उठाए ढोलक चिमटा बजाए, कीर्तन करें। हम राजनीति करेंगे क्योंकि हम राजनीति सेवा के लिए करते हैं, हम राजनीति प्रदेश के विकास के लिए करते हैं, हम राजनीति जन सरोकारों के मुद्दे पे करते हैं। और चुनाव सबसे महत्वपूर्ण, लोकतंत्र में चुनाव से महत्वपूर्ण क्या है? चुनाव में अगर राज्य निर्वाचन आयोग सुबह कुछ कहेगा, शाम को कुछ कहेगा, रोज अपनी बात बदलेगा, रोज चिट्ठी बदलेगा। अरे भैया, हम पहले दिन प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में नेता विपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, सब लोग राज्य निर्वाचन आयोग को बाकायदा मांग पत्र देके आए और ये आग्रह करके आए चुनाव पारदर्शी कराओ। देखिए, पंचायती राज एक्ट जो 2016 है उसके अधीन ही जो नियम है उसी के अंतर्गत चुनाव करवाए जा रहे हैं। और इस विषय पर जो भ्रामक प्रचार सोशल मीडिया में या विपक्षी दलों द्वारा किया जा रहा था, उसको लेकर के भी राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट कर दिया है अपना रुख कि जिस भी व्यक्ति का नाम, जिस भी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में होगा वो वोट देने के लिए पात्र होगा, वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र होगा, जिस भी निर्वाचक नामावली में उसका नाम है। तो इसलिए केवल भ्रामक बयानबाजी करना और एक भ्रामक बयानबाजी से अपना लाभ लेने का काम जिस प्रकार से विपक्षी दल करना चाहते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर नगर निगमों में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, आने वाले समय में ग्राम पंचायत के अंदर भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को मिलेगी। विपक्ष हताश है, इसी प्रकार से विपक्ष भ्रामक बयानबाजी से कुछ लाभ लेना चाहता है, लेकिन उसका कुछ होने वाला है नहीं। क्या उत्तराखंड में हो रहे महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मुखर होती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशाना उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि 9 हिमालय राज्यों में पहले ही उत्तराखंड महिला अपराधों में पहले पायदान पर है, बावजूद उसके सरकार इन्हें रोकने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही। आए दिन महिलाओं के साथ अभद्रता, यौन शोषण और हत्याएं देखने को मिल रही हैं। कहीं सत्ता का संरक्षण, कहीं पुलिस प्रशासन की हाली हवाली राज्य की शाख पर बट्टा लगा रही है। विगत 3 दिनों में कोई महिला अपराधों का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार को मस्जिद, मजार, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, हिंदू मुस्लिम बिल्डोजर एक्शन से फुर्सत मिले तो महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को भी देखने की फुर्सत सरकार को, मुखिया को हो। जो हुक्मरान, जो सत्तासीन बैठे हैं अपनी अपनी कुर्सियों में, उनको जिहाद से फुर्सत नहीं है, उनको डेमोग्राफी से फुर्सत नहीं है, उनको हिंदू मुसलमान करने से फुर्सत नहीं है, उनको थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, बुलडोजर पॉलिटिक्स, मजार, मस्जिद और मदरसे, इसके अलावा कुछ दिखाई पड़े तब तो कोई रोकथाम करे। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा ही नहीं गई है, वो वेंटिलेटर पे पहुंच गई है। पिछले 3 दिनों के अगर आप घटनाक्रम उठाकर देखें, पटेल नगर में युवती से दुष्कर्म होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है। डोईवाला में एक छोटी 12-13 साल की बच्ची फंदे से लटकी पाई जा रही है और कई सारी थ्योरीज जो है पुलिस प्रशासन हमको सुना रहा है जो कि गले से नीचे नहीं उतर रही। कपकोट में 3 दिन तक स्थानीय विधायक के प्रभाव में अपराधी को पकड़ा नहीं गया। उस अपराधी ने अपने साथी के संग न सिर्फ एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया बल्कि उसको जान से मारने की धमकी दी, लेकिन 3 दिन तक प्राथमिकी दर्ज तक नहीं की गई। देहरादून में किन्नर समुदाय की तरफ से ली जाने वाली बधाई राशियों को लेकर कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में कांग्रेस प्रेस वार्ता का कहा गया है कि किन्नर बधाई के नाम पर मनमाने पैसे वसूलते हैं, जिससे महानगर के आम नागरिक आर्थिक और मानसिक रूप से शोषित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से किन्नर समुदाय की बधाई दरें तय करने की मांग की है। किन्नरों की जो बधाई दरें हैं, हमारी मांग है सरकार से, प्रशासन से कि इन दरों को निर्धारित किया जाए, क्योंकि किन्नरों का दिन ब दिन महानगर देहरादून में जो हमारे लोग यहाँ पे नगरवासी हैं उनका मानसिक आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि जो इनकी बधाई दरें हैं उसको वो निर्धारण किया जाए। सभी तमाम बिंदुओं को लेके हम 11 जुलाई को हम नगर निगम में प्रदर्शन करेंगे और हम चाहते हैं इन बधाइयों देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बधाई दर निर्धारित होनी चाहिए। जो भी
भले वो लड़की के जन्म पे हो या लड़के के जन्म पे हो, आवास पे, उसमें सब चीजों में जो दर है इनकी विधायक बच्चों का जो इशू है वो आज भी वहीं तमाम बच्चों का जो इशू है। उत्तराखंड में महिला अपराधों को लेकर कांग्रेस मुखर है और लगातार सरकार को इस मुद्दे पर कोस भी रही है, लेकिन बीजेपी नेता इस पर अपना कुछ अलग ही तर्क दे रहे हैं। बीजेपी मीडिया प्रभारी की माने तो कांग्रेस के जमाने में मुकदमे दर्ज ही नहीं होते थे, लिहाजा पब्लिक डोमेन में पता ही नहीं लग पाता था कि प्रदेश में कितने अपराध घटित हो रहे हैं। भाजपा शासन में हर घटना पर ध्यान दिया जाता है और उस पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करती है, लिहाजा आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी कर रही है और गलत आंकड़े देकर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। कांग्रेस पार्टी ये आंकड़े कहां से लाती है? कांग्रेस पार्टी ये आंकड़े कहां से लाती है? ये पहली बात तो उनको इस बात को सार्वजनिक करना चाहिए। क्या ये आंकड़े कांग्रेस पार्टी सरकार विरोध के लिए या राज्य की छवि खराब करने के लिए मनगढ़ंत अपने आप बनाती है? पहली बात तो यह है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के शासन काल में जो कोई भी, चाहे किसी भी प्रकार का अपराध होता था, चाहे महिला अपराध हो, चाहे कोई भी अपराध हुआ हो, उन्होंने कभी उन मामलों को हमेशा दबाने की कोशिश की। खटीमा में आज सूत्रीय मांगों को लेकर आशा हेल्थ वर्कर ने कार्य बहिष्कार किया और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा हेल्थ वर्कर यूनियन की समस्त कार्यकर्त्रियों ने अपना 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं सरकारी अस्पताल में तहसील तक नारेबाजी करते हुए उन्होंने जुलूस निकाला। कार्यकर्त्रियों ने एसडीएम तुषार सैनी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर अपनी मांगों को तत्काल पूरा करने की मांग की। वहीं मांग न पूरी होने पर उन्होंने व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी। शासक कार्यकर्ती द्वारा आज जो है वो ज्ञापन सौंपा गया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। जो इसमें इनकी मुख्य मांग है, एक तो राज्य कर्मचारी का दर्जा इनके द्वारा डिमांड किया गया है और इनका मानदेय निर्धारित करने के लिए 11,500 की उन्होंने मांग की है। इसके अतिरिक्त जो है वो सम्मानजनक व्यवहार और एक ट्रेनिंग के लिए भी मांग की गई है। ज्ञापन को हम आज ही उचित स्तर पर प्रेषित कर देंगे और जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे तो इसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, हमें नियमित करा जाए, जिस हिसाब से हमसे कार्य लिया जा रहा है, जिस हिसाब से हमसे काम करवाया जा रहा है सर, उस हिसाब से हमें मानदेय के नाम पर खाली 3,300 रुपया राज्य सरकार हमको देती है और वो भी हमारे खातों में टाइम से नहीं पड़ता है, और जिस कारण आज हम 1 दिवसीय कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर हुए हैं। हम इससे ये बताना चाहते हैं कि अभी तो हम खाली 1 दिन का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और इसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, नहीं सुनी गई, तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे नैनीताल में बॉलीवुड के प्रसिद्ध खलनायक दीपक शर्मा अपनी पत्नी के साथ कैचीधाम पहुंचे, जहां उन्होंने मां नैना देवी मंदिर के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कैचीधाम आने का मौका तो कई बार मिला, लेकिन मां नैना देवी मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य पहली बार प्राप्त हुआ है। फर्स्ट टाइम आया हूँ नैना देवी के दर्शन को, मैं पहली बार आया हूँ। नैनीताल पहली बार आया हूँ और कैचीधाम 3 बार आया हूँ, तो कभी संजोग नहीं हुआ, पहले आया तभी। आज संजोग हुआ तो बड़ी खुशी हो रही है। मैं और मेरी वाइफ दोनों पहली बार नैनीताल आए, तो बहुत खुशी हो रही है। स्थिति जन्य बदलाव आते हैं, कभी कुछ
अच्छे बदलाव आते हैं, कभी कुछ बुरे बदलाव है। तो ये एक चक्र है। तो चक्र कभी अच्छा कभी बुरा ऐसे हाल देखते हैं। तो स्क्रिप्ट जो लिखनी चाहिए, जो कथा, जो बहुत भाषा है, हर भाषा में फिल्में बनती है। तो हमारा संयोग अच्छा हुआ कि हम वहां की भाषा में फिल्मों में काम किया और उन लोगों के भी दिल में बसने का प्रयास किया। प्रदेश में मानसून का सीजन चल रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि दून अस्पताल में मरीज डेंगू, मलेरिया, सर्दी, जुकाम जैसी परेशानियों के चलते आ रहे हैं, जिस पर अस्पताल के चीफ फार्मासिस्ट अनिल कुमार नथौनी ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्षाकाल में अलग अलग परेशानियों को लेकर मरीज अस्पताल आ रहे हैं और अस्पताल में दवाइयां समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं। बीते दिनों खूंखार कुत्तों के द्वारा एक महिला पर हमला करने के बाद नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि नगर निगम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है और शिकायत मिलते ही उस पर कार्रवाई की जाती है, लेकिन जिस प्रकार ये घटना सामने आती है तो उस क्रम में निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रतिबंधित नस्ल न रखने और लाइसेंस को लेकर भी सख्ती की जाएगी, ताकि नगर निगम के पास रिकॉर्ड रहे कि शहर में कितने पालतू डॉग हैं और अगर इस तरह की घटना दोबारा सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार नगर निगम के द्वारा अभियान चलाया जाता है और इस प्रकार से जो भी कंप्लेंट प्राप्त होती है किसी भी ऐसे पशु की जिसके द्वारा कुछ अगर हमलावर टेंडेंसीज देखी जाती हैं तो इमीडिएटली नगर निगम की टीम जाकर के उनको कैप्चर करती है, आइसोलेट करती है और जो भी इंटरवेंशन करनी होती है इंटरवेंशन करने के पश्चात 3 दिन के बाद उनको फिर, क्योंकि टेरिटोरियल एनिमल्स की श्रेणी में आते हैं और इनको वहीं पर रिलीज किए जाने की प्रावधान है। परंतु जो इस प्रकार की दुर्घटना सामने आई है उस क्रम में निश्चित रूप से, क्योंकि ये बैंड ब्रीड है और इस प्रकार की 23 ब्रीड्स, फेरोशियस ब्रीड्स को भारत सरकार के निर्देशानुसार बैन किया गया है। जितने भी बैंड ब्रीड्स हैं उनको रखा जाना निश्चित रूप से अब अलाउड नहीं है, तो संबंधितों को इमीडिएटली करेक्टिव मेजर्स लेने होंगे और नगर निगम के द्वारा जिन्होंने लाइसेंस नहीं बनवाए हैं उन पर चालानी जुर्माना भी लगाया जाएगा। यदि इस प्रकार के किसी हमले की शिकायत प्राप्त होती है तो सीआरपीसी की सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा पेट ओनर के अगेंस्ट। देहरादून शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है, जहां पर एक कुत्ते ने महिला पर हमला कर दिया, जिसके बाद प्रशासन पर सवाल उठने लग गए हैं। नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद नगर निगम की अधिकारी ने यह आश्वासन दिया है कि अब से कुत्तों का जिसके पास कुत्ते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा और नगर में कितने कुत्ते हैं सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा, ताकि ऐसी घटना दोबारा हो तो उस पर कार्यवाही की जाए। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।